नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Asus ROG Strix Scar 17 इस हाई एंड गेमिंग लैपटॉप की। ये इंडिया में मिलने वाला वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें इंटेल का 12900H ये टॉप एंड प्रोसेसर है और ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में हमारे पास NVIDIA का 3070 Ti ये 8GB का ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। अगर आप इसका बॉक्स देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों, यहाँ पे आप जो ये लैपटॉप देख रहे हो, ये ना तो इंजीनियरिंग सैंपल है, ना इसे Asus ने मुझे भेजा है। ये मैंने Amazon से खुद के लिए खरीदा है। यहाँ पे इसकी MRP भले ही 3,05,000 दिखा रहा है, लेकिन ये हमें 2.5 में मिल जाता है। लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। Asus की सील दी गई है, तो हमें इसे कट करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स खुलता है और जैसे ही हम इसे पीछे करते हैं, हमारा लैपटॉप इस तरह से ऊपर आ जाता है। अगर आप पीछे देखें तो ROG की ब्रांडिंग दी गई है और उनकी यहाँ पे टैगलाइन दी गई है, फॉर दोज हु डेयर। फ्रंट में हमें इस तरह से हमारा लैपटॉप मिलता है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर लैपटॉप 17 इंच होने की वजह से ऑलमोस्ट 3 किलो का है। ये सेम लैपटॉप आपको 15 इंचेस के कॉन्फ़िगरेशन में भी मिल जाएगा, जिसका हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम है। वो आपको 2,30,000 रुपये तक मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, इस बॉक्स में मैनुअल्स और पेपर वर्क दिया गया है। इस साइड के सेक्शन में ये हमें एक कीचेन दी गई है और उसमें ये कीस्टोन दिया गया है। दोस्तों, ये कीस्टोन एक NFC कार्ड के साथ लिंक्ड है, तो इसे आप लैपटॉप में जैसे ही डालते हैं, आपकी सेव्ड की गई प्रोफाइल जो इस कीस्टोन से बाइंड की गई है वो लोड हो जाती है। अंदर आप देखें तो ये और हमें 2 स्टाइल की कैप्स दी गई है। इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है। और अगर हम ये सेक्शन खोले, काफ़ी बड़ी चार्जिंग ब्रिक है और उसके साथ ये चार्जिंग कॉर्ड दी गई है। इसकी एक स्पेसिफिक बात ध्यान रखने लायक ये है कि इसे 15 एम्पेयर का प्लग दिया गया है, ना कि 5 एम्पेयर का। 280 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक है। हमें एक टाइप C टू टाइप A कॉर्ड दी गई है। इस बीच के सेक्शन को खोले, यहाँ पे हमें Asus का वेबकैम दिया गया है। 1080p रिजोल्यूशन का वेबकैम भी साथ में मिलता है, जो कि एक्सटर्नल है, क्योंकि हमारे लैपटॉप को इंटरनल कोई भी वेबकैम नहीं है। और ये माइक्रो USB कनेक्टर के साथ है और हमें ये इस तरह से मेटेलिक स्टैंड मिलता है, इसमें अटैच हो सकता है। तो चाहे तो आप ये डेस्क पे भी रख सकते हैं या फिर इस स्क्रू की मदद से आप इसे किसी भी ट्राइपॉड को लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा लैपटॉप है, जिसकी काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। मेटालिक लिड के साथ आता है। यहाँ पे ROG का लोगो दिया गया है। ये RGB है। इसकी कस्टमाइजेशन हम आर्मरी क्रेट थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, वो इस तरह से अगर आप खींचे तो निकलती है। 2 एक्स्ट्रा प्लेट्स है, उसमें से आप ये सेक्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आसानी से इसे एक हाथ से खोल सकते हैं और ये हमारी अंदर की स्क्रीन है। इस जगह पे हमारा कीस्टोन लगता है। ये हमारा फुल कीबोर्ड लेआउट है। ये 17 इंच मॉडल होने की वजह से हमें फुल नम पैड इधर मिलता है। जो 15 इंच मॉडल है, उसको यहाँ पे एक बटन है, हमारे टच पैड पे ही वो नम पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड फ्लेक्स की भी बात करें तो वो ना के बराबर है। काफ़ी बड़ा यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है, जो एनी पोजीशन क्लिकेबल है। ये सेक्शन देखें, सेमी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ से हमें अंदर का हार्डवेयर दिख रहा है। बाकी हमारा जो हाफ कीबोर्ड है वो इस तरह से ब्लैक फिनिश में दिया गया है। हिंज की वॉबल देखें तो ना के बराबर है और काफ़ी सॉलिड यहाँ पे हिंज दी गई है और मैक्सिमम जो एंगल ये पीछे जाता है वो इतना है। लैपटॉप की स्क्रीन खोलने के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये 2 होल्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। ये दोनों ही होल्स में हमारे एरे माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। उसी के साथ यहाँ पे स्टेटस इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ बाकी डिटेल्स दी है, जैसे कि ये QHD स्क्रीन होने के साथ साथ 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इस लैपटॉप को मग स्विच भी है। ये Wi-Fi 6E को सपोर्ट करता है। उसी के साथ DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज की 32 GB इसमें रैम है। अगर आप इसका चार्जर कैरी नहीं करना चाहते तो ये
100 वॉट्स तक USB पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है और उससे आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। ये लैपटॉप डॉल्बी विजन के साथ आता है और साउंड डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। इसकी पिछली साइड देखें तो यहाँ पे रबराइज्ड फीट्स दिए गए हैं। उसी के साथ ये जो पूरा पोर्शन है इस साइड का रबराइज्ड है, इधर का ये प्लास्टिक से बना हुआ है। पूरे ही जगह पे कटआउट्स दिए गए हैं जिससे कि हमारा एयर इनटेक काफी अच्छी तरह हो सके। दोस्तों लैपटॉप की अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे ये एग्जॉस्ट दिया गया है। उसी के साथ USB 3.2 Gen 1 ये 2 टाइप ए पोर्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक 3.5 mm माइक्रोफोन और हेडसेट कॉम्बो जैक दिया गया है। इसकी पिछली साइड देखें तो यहाँ पे हमारा पावर एडाप्टर कनेक्ट होता है। ये जो लैन पोर्ट दिया गया है ये 2.5 Gbps स्पीड को सपोर्ट करता है। हमारा HDMI पोर्ट है, ये लेटेस्ट 2.1 स्टैंडर्ड के साथ आता है। और ये जो हमारा USB Type-C पोर्ट है ये USB 3.2 Gen 2 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। उसी के साथ साथ इससे आप 100 वाट पावर डिलीवरी भी लैपटॉप को कर सकते हैं और ये डिस्प्ले आउट भी आपको देता है। और फाइनली ये जो Type-C पोर्ट है ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है। ये 2 जगहों पे हमें बैक एग्जॉस्ट दिए गए हैं। तो इस तरह से अब हम फर्स्ट टाइम इसे पावर ऑन करते हैं। तो अगर मैं इसे थोड़ा उठाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरी तरह से RGB बार दिया गया है जो इस तरह से हमारे डेस्क को लाइट अप करता है। ये ना सिर्फ फ्रंट में है लेकिन इस तरह से ये मुड़ के साइड्स तक जाता है। दोस्तों ये जो इसका पूरा कीबोर्ड है ये पर की RGB इल्यूमिनेशन के साथ आता है। तो आप इसके हर की के RGB को बाद में सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे आपको RGB इफेक्ट्स दिख रहे हैं, वो हमारे यहाँ स्क्रीन के नीचे दी गई RGB स्ट्रिप से आ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी एलिमेंट है। और फाइनली अगर हम RGB की बात करें तो ये जो ROG का फ्रंट में लीड पे लोगो दिया गया है वो भी इस तरह से RGB में ग्लो होता है। स्ट्रिक्स एडिशन होने की वजह से जेफरस एडिशन के मुकाबले इसको काफ़ी सारी RGB है। अगर आप कीबोर्ड देखें तो ऊपर हमें यहाँ पे स्पेसिफिक कीज दी गई है जिससे हम वॉल्यूम लो और हाई कर सकते हैं। उसी के साथ माइक्रोफोन को म्यूट कर सकते हैं। ये जो 4th बटन ऊपर दिया गया है उसे दबाने के बाद हम 1 की में हमारे लैपटॉप के परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं, फैंस एज वेल एज उसकी पावर प्रोफाइल चेंज होती है। और फाइनली ये लास्ट बटन अगर हम उसे दबाएं आर्मरी क्रेट इस तरह से खुलती है। इसके कीबोर्ड के टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसका की ट्रैवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फीलिंग देता है। तो आपको इसके इस्तेमाल करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने सरफेस दिया है, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक ज़रूर है, आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस सरफेस को बार बार क्लीन करना पड़ेगा। अगर हम हमारे लैपटॉप के साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। 4 स्पीकर दिए गए हैं, 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स यहाँ पे है और 2 स्पीकर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर इसकी हम साउंड क्वालिटी सुने तो कुछ ऐसी है। अगर साइलेंट एनवायरनमेंट में हो तो यह आवाज़ इनफ है, लेकिन अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में हो या आप गेम्स खेल रहे हो और आपका लैपटॉप टर्बो मोड में है तो फैन की आवाज़ में स्पीकर की आवाज़ अच्छी खासी दब जाती है और फिर ये मैं कहूँगा एडिक्वेट नहीं है। तो स्पीकर की क्वालिटी ज़रूर अच्छी है लेकिन वो ज़्यादा लाउड नहीं है। ओकेजनली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये जो हमारी 2K रिजोल्यूशन में 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ जो स्क्रीन आती है उसकी ब्राइटनेस ये 300 निट्स है। तो इंडोर सारे ही कंडीशंस में इंक्लूडिंग ब्राइट लाइट कंडीशंस में आप इसको आसानी से बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसके ब्राइटनेस से कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। इस लैपटॉप की कीमत को देख के 500 निट्स तक की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले इसमें हो ही सकती थी, लेकिन इस डिस्प्ले से भी आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। अगर हम FN और F7 बटन दबाए तो हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। तो ये इसकी लोएस्ट ब्राइटनेस है और फंक्शन और F8 की दबा के हम इसकी ब्राइटनेस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये हाईएस्ट ब्राइटनेस है। 3 साइड से इसे काफ़ी थिन बेजल्स है, उसकी वजह से ये 17 इंच लैपटॉप होने के बावजूद बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है। नीचे की साइड पे ये बड़ी बेजल हमें मिलती है, लेकिन उसका मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पे हमारे हिंजेस दी गई है।
एक्सटर्नल वेबकैम की बात करें जो हमें बॉक्स में प्रोवाइड की जाती है, तो उसे हम आसानी से ऊपर टॉप में क्लिप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जो बॉक्स में दिया गया वेबकैम है उसकी क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2.1 मेगापिक्सल का यूनिट है जो मैक्सिमम 1080p 60 fps तक शूटिंग कर सकता है। फिलहाल जो क्वालिटी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हाईएस्ट क्वालिटी ही है। और यहाँ पे जो मैंने लाइटिंग यूज की है वो हमारी घर की ही लाइट से, कोई भी स्टूडियो लाइट्स का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो ये आप आवाज सुन रहे हो वो भी हमारे वेबकैम थ्रू ही है। ये इनबिल्ट माइक्रोफोन के साथ आता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसकी क्वालिटी कैसे लगी। इंटीग्रेटेड वेबकैम जो लैपटॉप में आते हैं उससे इसकी क्वालिटी कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, हमारा जो लैपटॉप आता है इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन हाई एंड है। तो इस सारी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एसूस के सभी लैपटॉप में आर्मरी क्रेट दी जाती है, इस लैपटॉप में भी आर्मरी क्रेट दी गई है। हम लैपटॉप से रिलेटेड सारी ही सेटिंग्स ये सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करके कर सकते हैं, चाहे वो RGB रिलेटेड हो, डिस्प्ले रिलेटेड हो या लैपटॉप के परफॉर्मेंस रिलेटेड हो। हम यहाँ पे हमारे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। 12 Gen इंटेल कोर i9 12900H और NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti। यहाँ पे प्रोफाइल्स तो दी ही है कि आप साइलेंट, परफॉर्मेंस और टर्बो यहाँ पे सॉफ्टवेयर से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मैनुअल में भी जाके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपकी CPU की पावर लिमिट हो, आप उसे बढ़ाया घटा सकते हैं, या आप आपके फ़ैन का उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। GPU रिलेटेड आप देखें तो डायनामिक बूस्ट की यहाँ पे जो 25 वाट की हमें एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, 125 प्लस 25 वाट, उसको हम 5 वाट के सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। थर्मल टारगेट्स चेंज कर सकते हैं। तो हार्डवेयर का काफ़ी ग्रैन्युलर कंट्रोल हमें मैनुअल मोड में यहाँ पे मिल जाता है। आप परफॉर्मेंस मोड में इसे इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी बैलेंस परफॉर्मेंस मिलता है, जहाँ फैन नॉइज़ भी ज़्यादा नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस पे भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। टर्बो मोड आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। टर्बो मोड में भी इसकी नॉइज़ ऐसी कुछ नहीं है कि आप टॉलरेट नहीं कर पाए। यहाँ पे अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखें तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग दी गई है, और जो मक स्विच के सारे चर्चे हैं वो यहाँ पे हमारी मक स्विच है। लेकिन इसमें से अगर आप कोई भी सेटिंग्स चेंज करो तो आपको ये रिस्टार्ट करने बोलता है। तो इससे क्या हो जाता है कि आप सिस्टम को डेडिकेटेड GPU पे सेट कर देते हो। इसके वजह से हमारे डेडिकेटेड GPU को पूरी पावर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर परफॉर्मेंस सफ़र हो सकता है। जब मैंने एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ किया तब मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं इसे डिस्क्रीट GPU पे रखूँ तो मेरे परफॉर्मेंस में मोर देन 30-35% का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब मैं इसे चेंज करके हाइब्रिड मोड में डालता हूँ तब मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो टोटली GPU बाउंड टास्क है उसको अगर आपको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे चलाना है तो आप डिस्क्रीट GPU पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेसिव इंटेंसिव टास्क करनी है तो फिर आपको GPU मक स्विच को हाइब्रिड पे रखना है। ये मक स्विच की सेटिंग चेंज करने के बाद भी हमें ये हाइब्रिड मोड में सिलेक्शन की चॉइस मिलती है, जिसमें हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें NVIDIA का डेडिकेटेड GPU यूज करना है या फिर हमें हमारे ऑन बोर्ड इंटेल आइरिस ग्राफिक्स GPU यूज करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम टच पैड एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसी के साथ बूट साउंड हमें चाहिए या नहीं उसकी सेटिंग्स भी हम यहाँ से कर सकते हैं। 3 मिलीसेकंड्स हमारे डिस्प्ले को ओवरड्राइव मोड में डालना है नहीं वो। फिर पैनल पावर सेवर, दोस्तों पैनल पावर सेवर अगर आप एनेबल करें तो जैसे ही आप बैटरी पे इसे डालते हो आपका डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे जाता है, जिससे आपको बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा मिले। वापस प्लग इन कर दे तो फिर ये 240 हर्ट्ज पे जाता है। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट नहीं है लेकिन 60 और 240 में ये स्विच जरूर करता है। विंडोज की को हमें एनेबल रखना है, डिसेबल रखना है। फाइनली ये लेगेसी DRAM ये सेटिंग दी गई है। ये सिर्फ 12 Gen इंटेल प्रोसेसर के साथ आती है। तो कुछ गेम में अगर कंपेटेबिलिटी इशू आपको आते हैं तो यहाँ पे ये ई कोर्स को डिसेबल करता है, लेकिन मुझे तो किसी गेम में इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी आर्मरी क्रेट का इस्तेमाल करके हम हमारे सिस्टम के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हमारी जो कीस्टोन की मैंने बात की जो हमें इस लैपटॉप के साथ स्पेशली मिलता है उसकी भी सेटिंग्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो कीस्टोन डालने के बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम इधर से ही सेट कर सकते हैं। उसी के साथ हम शैडो ड्राइव को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर नीचे आप ऑरा सिंक में जाए,
और ऑरा डिवाइसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑरा इफेक्ट्स बेसिक इफेक्ट्स है। आपके आरजीबी को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करना है तो इस हिसाब से आप ऑरा क्रिएटर खोल सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर आपके आरजीबी की हर नीड को पूरा करता है। तो यहाँ पे आप ऐसे चाहे तो हर लैपटॉप के सेक्शन को चूज करके उसमें आरजीबी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, या इस तरह से कीबोर्ड के सेक्शंस को भी सिलेक्ट करके ग्रैनुलर लेवल पे आप आपके आरजीबी को कंट्रोल कर सकते हैं ऑरा क्रिएटर यूज करके। तो विजुअल्स में अगर हम जाए, ये अलग अलग प्रोफाइल्स दी है और हर प्रोफाइल के साथ जो हमारे डिस्प्ले का कलर आउटपुट है और कलर कैलिब्रेशन है वो चेंज हो जाता है। हमारे गेम लाइब्रेरी दी गई है, अगर इसे क्लिक करें तो हम प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। प्रोफाइल वाइज आप अलग अलग प्रोफाइल से आपको किस तरह से आपकी प्री डिफाइंड सेटिंग्स चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से ये प्रोफाइल बना के आप कीस्टोन को भी असाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैब है वो ये हमारा सेटिंग्स का है। अगर आप इसमें जाए तो यहाँ पे अपडेट सेंटर आता है और अपडेट सेंटर में हम सारे ही एसूस के डिवाइसेस के अपडेट्स ले सकते हैं, फिर चाहे वो इसके हार्डवेयर के हो या इसके बायोस की हो। तो ये भी सेटिंग्स में का काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम सिर्फ लैपटॉप की वेट की बात करें तो ये 2.6 kgs है, लेकिन अगर उसमें हम चार्जिंग ब्रिक का भी वेट ऐड करें तो ये लगभग 3.6 kgs का हो जाता है। तो अब हम लैपटॉप के निचले साइड के लिड को खोल के हमारे एक्सपांडेबिलिटी ऑप्शंस देखते हैं। इस लैपटॉप को 11 फिलिप्स हेड स्क्रूज दिए गए हैं, जिससे खोलने के बाद हम इसके इंटरनल एसएसडी को या रैम को एक्सपांड कर सकते हैं। तो इसका ये कॉर्नर का स्क्रू आप जैसे ही खोलते हैं तो ये बाहर नहीं आता है, लेकिन ये कॉर्नर को थोड़ा सा ऊपर कर देता है, जिससे कि हमें इस लिड को प्राय ओपन करने में आसानी हो जाती है। जनरली इतना हाई एंड लैपटॉप यूज़ करने वाले लोग इसका स्टोरेज और रैम को एक्सपांड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बात को देख के बहुत तसल्ली होती है कि एसूस ने पिछली साइड पे किसी भी प्रकार के वारंटी स्टिकर का इस्तेमाल नहीं किया है और आप आसानी से आपके लैपटॉप की एसएसडी या रैम को बढ़ा सकते हैं। तो इसके फ्रंट के स्क्रूज कुछ इस तरह से छोटे हैं, जबकि बाकी सारे स्क्रूज कुछ इस तरह से लंबे हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिए और उन स्क्रूज को ऑर्गेनाइज रखिए। प्राइंग टूल की मदद से आप आसानी से आपके लैपटॉप को प्राय ओपन कर सकते हैं। इसके लीड को प्राय ओपन करने के बाद काफ़ी ध्यान देके इसे खोलें। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं कि हमारे RGB लाइट की पावर के लिए 2 रिबन कनेक्टर्स दी गई है। आपको उसे ध्यान से निकालना है और इस तरह से आपका पूरा लीड आसानी से खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। तो ये काफ़ी बड़ी बैटरी हमें इस लैपटॉप के साथ आती है। यहाँ पे 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स भी हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 स्लॉट्स दोनों ही 16 GB रैम मॉड्यूल के साथ पॉपुलेटेड है और ऊपर यहाँ पे हीट सिंक दिए हैं। तो ये एक रैम है और ये दूसरी रैम है। हम दोनों ही रैम को चाहे तो चेंज करके 32 GB की 2 चिप्स डाल सकते हैं। मैक्स ये 64 GB रैम को सपोर्ट करता है। मेरे इस करंट मॉडल को 32 GB रैम प्री इंस्टॉल्ड है, तो इसके कोई भी रैम चिप्स सोल्डर्ड नहीं है। आप इसे आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। स्टोरेज एक्सपांशन की बात करें तो यहाँ पे एक हाई स्पीड PCI Express Gen 4x4 1 TB की NVMe SSD दी हुई है और एक स्लॉट यहाँ पे खाली है जहाँ पे हम हमारी दूसरी SSD डाल सकते हैं। ये 4 TB तक की SSD को सपोर्ट करता है। हमारी जो ये 1 TB की NVMe SSD दी गई है उसको अगर हम निकालें तो उसके नीचे हमारा इंटेल का वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कार्ड दिया गया है। उसकी वजह से इसकी वायरलेस परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार है। इसकी कूलिंग की बात करें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे हमारे 2 फैंस दिए गए हैं जो कि 4 जगहों पे एग्जॉस्ट करते हैं। 3 हीट पाइप CPU और GPU में शेयर्ड है। और एक खास बात यह है, जो प्रोसेसर के ऊपर थर्मल मटेरियल लगाया गया है वो थर्मोग्रिजली का लिक्विड मेटल इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे CPU को नॉर्मल थर्मल कंपाउंड से 15 डिग्री तक ज़्यादा ठंडा रखता है। हमारा ये ओवरऑल मदरबोर्ड का लेआउट है। अगर आप इसकी कूलिंग देखें तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। मेरा ये मशीन 1 TB के स्टोरेज के साथ आता है, तो मैंने इसमें सीगेट की फायरकुडा 530 ये 2 TB की 7300 Mbps स्पीड वाली PCI Gen 4x4 NVMe SSD को इंस्टॉल किया है। इस SSD के बारे में भी मैं डिटेल रिव्यू
चैनल पे बना चुका हूँ, उसकी लिंक यहाँ मैं ऊपर दे रहा हूँ, उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रीमियर प्रो की वही क्लिप यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने मैकबुक प्रो विद M1 प्रो के परफॉर्मेंस के लिए चेक की थी। तो इस पर्टिकुलर फ्रेम में आप 7 4K की क्लिप्स देख सकते हो जो यहाँ पे कोलाज की गई है। अगर मैं ये सेटिंग फुल पे भी रखूँ तो बहुत ज़्यादा स्मूथ इसका परफॉर्मेंस है। मैं आसानी से इसके थ्रू स्क्रॉल करके मेरे वीडियो को मैनेज कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए अराउंड 14 मिनट्स लेता है। जो मेरा अभी का मेन वर्क स्टेशन है वो इस क्लिप को एक्सपोर्ट करने के लिए 30 मिनट से भी ज़्यादा लेता है। अगर आप इसकी मैकबुक से परफॉर्मेंस हेड टू हेड कंपेयर करें तो मैकबुक से ये जस्ट 2 मिनट ही पीछे है जब वो पावर्ड है। लेकिन जहाँ पे मैकबुक इसे आसानी से आउट परफॉर्म करता है वो है बैटरी परफॉर्मेंस। आप जैसे जानते ही होंगे कि किसी भी मैकबुक में चाहे आप उसे बैटरी प्लग्ड इन रखें या नहीं रखें, उसके परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता है जब से उसमें M1 चिप डाली गई है। लेकिन इसमें वो चीज़ ट्रू नहीं है। अगर मैं इसकी पावर निकाल दूं तो यही क्लिप वो एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। तो अगर आप इसे मैकबुक के साथ कंपेयर करें तो हमें लगभग उतनी ही प्राइस में मैकबुक से कहीं ज़्यादा स्टोरेज और रैम इस मशीन में मिलता है। लेकिन अगर आपके वर्कफ्लो में प्रीडोमिनेंटली बैटरी पे ही काम करना शामिल है, जहाँ पे आप हेवी वर्कलोड जैसे वीडियो रेंडर भी बैटरी पे ही करते हो, तो आपके लिए ये सिस्टम ज़्यादा काम में नहीं आएगी। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि जब हम ये रेंडरिंग का काम कर रहे हैं, हमारी मक्स स्विच को MS हाइब्रिड मोड पे रखना है और उसके बाद इधर GPU को आप स्टैंडर्ड या ऑप्टिमाइज दोनों ही सिचुएशन में रख सकते हैं। अगर हम सिंथेटिक बेंचमार्क्स की बात करें तो सिनेबेंच 883 में हमारा मल्टी कोर स्कोर 18,926 है और सिंगल कोर 1,801। PC मार्क 10 देखें ओवरऑल 7,659। 3D मार्क में अगर हमारा स्कोर देखें 11,715 है, तो हमारा GPU परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। अगर हम गिग बेंच की स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर 1,693, मल्टी कोर 14,373। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये वाकई टॉप नॉच है। अगर हम गेमिंग बेंचमार्क्स की बात करें तो मक्स स्विच को हाइब्रिड पे रखना है या GPU पे, ये डिपेंड करता है हमारा करंट गेम ये ग्राफिक्स इंटेंसिव है या फिर प्रोसेसर बाउंड। इसमें यह भी मैटर करेगा कि आप किस रिजोल्यूशन पे गेम को खेल रहे हो। डोटा में अल्ट्रा हाई सेटिंग्स के साथ भी आसानी से 200 प्लस FPS हमें कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। यहाँ टेस्ट किए गए सारे ही गेम्स हमने इस लैपटॉप की नेटिव 2K रिजोल्यूशन में टेस्ट किए हैं। अगर हम PUBG PC को देखें, अल्ट्रा सेटिंग्स करने के बाद भी हमें आसानी से 170 प्लस FPS मिल रहे हैं। शैडो ऑफ द टूम रेडर के लिए हमने प्रीसेट को हाईएस्ट पे सिलेक्ट किया है और रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करेंगे। अगर हम बेंचमार्क रन करें 70 प्लस FPS मिल रहे हैं जो मोर देन एडिक्वेट है कोई भी सिंगल पर्सन गेम के लिए। अगर कंट्रोल में भी हम सेटिंग्स को हाईएस्ट कर दे, रे ट्रेसिंग को भी हाई पे रख के DLSS बंद भी अगर कर दे तो भी हमें 80 के आसपास FPS मिलती है। तो दोस्तों 60 प्लस FPS बेसिकली कोई भी सिंगल पर्सन गेम खेलने के लिए काफ़ी हो जाती है और ये लैपटॉप उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्म करता है। इसके बाकी गेम्स के लिए हमने मक्स स्विच को हाइब्रिड पे किया है। एपेक्स लेजेंड में भी अगर आप देखें तो आपको आसानी से 175 प्लस FPS एवरेज मिलते हैं जो इस कॉम्पिटिटिव टाइटल के लिए भी इनफ है। अगर हम असैसिन्स क्रीड देखें तो यहाँ पे भी हमें 75 से लेके 80 तक कंटिन्यूसली FPS मिल रहे हैं। सारे ही गेम्स उनके अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट हो रहे हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर ये काफ़ी डिमांडिंग टाइटल है। इधर हाईएस्ट ग्राफिक्स विद रे ट्रेसिंग भी अगर हम देखें तो 100 प्लस FPS मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यही सेटिंग्स पे DLSS ऑन करें तो हमारे 150 के आसपास FPS जाते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए काफ़ी हो गए। CSGO कहने की कोई बात ही नहीं है, 300 प्लस FPS हमें मिलते हैं 2K रिजोल्यूशन हाईएस्ट ग्राफिक्स पे। तो आप इसके 240 हर्ट्ज स्क्रीन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। GTA 5 अब काफ़ी पुराना टाइटल हो गया है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस पे भी हाईएस्ट गेम सेटिंग्स के साथ आपको 160 प्लस ही FPS मिलते हैं अगर मैं बेंचमार्क रन करूँ तो भी।
और फाइनली हम वैलोरेंट देखें, ये और एक ई-स्पोर्ट्स टाइटल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें भी आपको 300 के आसपास FPS मिलेंगे। इस स्क्रीन की 2K रिजोल्यूशन विथ 240 हर्ट्ज का पूरा फायदा ले पाओगे। भले ही ये लैपटॉप प्राइसियर साइड पे है, लेकिन इसी कॉन्फ़िगरेशन के बाकी लैपटॉप्स के साथ अगर आप इसे कंपेयर करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के प्राइस जस्टिफाइबल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।